मार्केट एक लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, बट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड की वजह से अपने रीसेंट हाइज से 30-40% डाउन है, और जिनको हम 3-4 महीने पहले उनके हाइज के आसपास खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और इन 3-4 महीनों में कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन उनके स्टॉक प्राइसेस ज़रूर 30-40-45% तक डाउन आ गए हैं। तो आज मैं ऐसे ही 4 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो फंडामेंटली साउंड हैं और अपने ऑल टाइम हाई से 40-45-50% तक डाउन है। और चौथा स्टॉक तो एकदम धमाकेदार है, उसको मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, और इसके एनालिसिस के लिए हम चलते हैं screener.in पर। और सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी वेरियस काइंड्स ऑफ एडिबल नॉन एडिबल ऑयल्स बनाती है। इनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गांधीग्राम गुजरात में है। कंपनी रिफाइंड कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल वगैरह बनाती है, और इसके अलावा नॉन एडिबल ऑयल में कैस्ट्रॉल ऑयल वगैरह में डील करती है। कंपनी 36 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। पार्ले-जी, ITC, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज इनके टॉप क्लाइंट्स हैं। कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जिसके लिए इन्होंने अपने मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 105 करोड़ का कैपेक्स किया है, जो इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी कैपेक्स के जरिए कुछ एक्विजिशंस किए हैं, जिनकी वजह से फ़िलहाल कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी हैं। इसके कुछ की रेशियोज़ देख लेते हैं। 3200 करोड़ की कंपनी है। PE फ़िलहाल 13 के आसपास है। इंडस्ट्री PE 21.8 है। PEG रेशो 0.2 काफ़ी अच्छा है। CFO टू नेट प्रॉफिट 2.62 है, अच्छा है। ऐसे ही ये बाकी रेशियोज़ आप देख सकते हैं। स्क्रीनर के इस इंटरफेस पर आप नॉर्मल से कुछ ज़्यादा डाटा रेडीली अवेलेबल देख रहे होंगे। स्क्रीनर में आप अपने अकॉर्डिंग डाटा सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि स्क्रीनर के बेटर यूज़ या फिर इन रेशियोज़ में से किसी के बारे में आप डिटेल्ड इन्फो चाहें तो कमेंट में लिखिए, उस पर हम डिटेल्ड वीडियो, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी दिसंबर में स्टॉक करीब 377 का हाई बनाकर फ़िलहाल 220 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने पीयर्स में काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर फ़िलहाल है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन चार्ट्स की मदद से आप समझेंगे कि कंपनी की रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छी रही है, जिसका असर इनकी नेटवर्थ और EPS पर भी दिखता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो कंपनी के रिजर्व्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, और लास्ट ईयर तक कंपनी के पास 883 करोड़ का कैश है, जहां 480 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो दिक्कत नहीं है, कंपनी आराम से पे कर सकती है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मैनेजमेंट कंपनी की ग्रोथ के लिए कैपेक्स पर ध्यान दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देख लेते हैं। तो कंपनी के डेटर डेज सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। इन्वेंट्री डेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब है कि कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा लगभग सेम डे मिल रहा है। इन रेशियोज़ को आप डिटेल में समझना चाहें तो कमेंट में लिखिए, मैं इन पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने रिसेंट में अपना स्टेक बढ़ाया है। FIIs ने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है, और DIIs ने भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री ली है। और अब हमारा दूसरा स्टॉक एंजल वन, एक ऐसा स्टॉक जो कुछ ही महीने पहले 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अभी ट्रेड कर रहा है 2000 के आसपास। तो क्या कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत आई है, या फिर ये सिर्फ मार्केट के गिरने का असर है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले इसका बिजनेस समझ लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू आता कहाँ से है? तो ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो प्राइमरीली स्टॉक्स, कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग में काम करती है। और अब कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। देखिए, एंजल वन पहले एक फुल टाइम ब्रोकर था, और इनके चार्जेस पहले ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब डिस्काउंट ब्रोकिंग का ज़माना है, तो इन्होंने अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चेंज किया, और ग्रो और ज़ीरोधा जैसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर को अच्छी टक्कर दी। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है, और उसमें भी मेजर पार्ट 81% सिर्फ F&O से आता है। तो हुआ क्या कि कुछ 6-7 महीने पहले सेबी ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स का
एक बड़ा तबका इंट्राडे और एफएनओ में ट्रेड करते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे गंवाते हैं। और वो पैसा ज़्यादा किसके पास है? जो एल्गो सिस्टम यूज करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। ये सब देखने के बाद सेबी ने एफएनओ को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ कदम उठाए। आप देखते होंगे डेली जब भी आप मॉर्निंग में अपनी डीमेट अकाउंट की ऐप ओपन करते होंगे तो सबसे पहले लिख के आता है 9 आउट ऑफ 10 एफएनओ ट्रेडर्स लूज देयर मनी वगैरह वगैरह। और सेबी ने एफएनओ के लॉट साइज में भी कुछ चेंजेस किए। तो इस तरह के कई कदम सेबी ने उठाए। अब इससे हुआ क्या, एफएनओ की ट्रेडिंग पर असर दिखा और जिसकी वजह से जहां से एंजल वन का मेजर रेवेन्यू आता था वहीं सेबी ने चोट कर दी। ऑल्दो जिनको एफएनओ करना होगा वो तो करेंगे ही, आज नहीं तो कल। और सेबी के रेगुलेशंस सिर्फ एंजल वन के लिए ही नहीं है, ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। हालांकि सेबी के इन रेस्ट्रिक्शंस से होने वाले नुकसान को कंपेंसेट करने के लिए एंजल वन ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना शुरू कर दिया है ताकि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस पर ना हो। और इसलिए इन्होंने असेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की है और रिसेंटली इनको म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस भी मिला है और अब जल्दी ही आपको इनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ ज़ीरोधा ने भी की है और ग्रो ने भी की है। इसके अलावा कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी काफ़ी बुलिश है और रिसेंटली इन्होंने 250 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए हैं, जिसके थ्रू कंपनी हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को टारगेट करेगी ताकि फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड रहे। कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास है। कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी डिसेंट हैं और डेटर डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल कंपैरेटिवली कम हुए हैं। और अब हमारा तीसरा स्टॉक है सबका चहेता CDSL। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये एक डिपॉजिटरी है जहां आपके और मेरे जैसे लोगों के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा होते हैं। ये एक तरह से शेयर्स का बैंक है। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। तो जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं उनको इन दोनों में से किसी एक में स्टोर किया जाता है और इसके बदले डिपॉजिटरी आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस, डिपॉजिटरी चार्जेस लेता है। और इसके अलावा CDSL का रेवेन्यू आता है एनुअल इश्यूअर चार्जेस से, जो ये उन कंपनी से लेता है जो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। और ये फ़ीस फिक्स होती है, तो बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट, CDSL के रेवेन्यू पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं भी है तो भी कंपनी को अपने शेयर्स डिपॉजिटरी में स्टोर करने पड़ेंगे, जिससे ऑफकोर्स CDSL और NSDL को फ़ायदा होगा। फिलहाल जहां सिर्फ CDSL ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वहीं बाज़ार में NSDL के IPO आने की भी खबरें गर्म हैं। तो इसके अलावा भी CDSL के मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज हैं। जैसे जब भी कोई कंपनी IPO लेकर आती है तो ये उनसे वन टाइम फ़ी चार्ज करते हैं। फिजिकल शेयर्स को अगर कोई डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उनसे ये चार्जेस लेते हैं। जो ब्रोकर इनके पास अकाउंट्स होल्ड करते हैं उनसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। और ऐसे ही कई मल्टीपल सोर्सेज हैं CDSL के रेवेन्यू के। अब CDSL के रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट कब होगा? जब नए डीमेट अकाउंट खुलने कम होंगे, जैसा कि बेयर मार्केट की वजह से रिसेंटली देखने को मिला है। प्लस CDSL ने रिसेंटली अपने चार्जेस कम किए हैं, जिसकी वजह से भी कंपनी के रेवेन्यू पर असर देखने को मिला है। जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हैं। अब रिसेंट स्लो क्वार्टर को देखते हुए आगे कंपनी कैसे इंप्रूव कर सकती है? तो देखिए, इंडिया में फ़िलहाल T+1 सेटलमेंट सिस्टम चल रहा है, यानी आप आज कोई शेयर खरीदते हैं तो कल वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये कुछ टाइम पहले T+2 था, जो अब T+1 हुआ है। और अगर फ्यूचर में हम T+0 की तरफ बढ़े तो CDSL और NSDL को इसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा। इसका रीज़न ये है कि इंडिया ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या FNO करते हैं वो लोग एक ही दिन में शेयर्स लेते और बेचते हैं, तो उनके शेयर्स डिपॉजिटरी तक पहुंचते ही नहीं हैं। और जब डिपॉजिटरी के पास शेयर्स पहुंचेंगे ही नहीं तो वो चार्जेस किस बात के लेंगे? तो अगर सेटलमेंट पीरियड T+0 यानी सेम डे में सेटलमेंट होने लगेगा, तब CDSL और NSDL को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलना शुरू होगा।
क्योंकि इंडिया में इंट्राडे और एफएनओ का मार्केट बहुत बड़ा है, जिसका सीधा फायदा डिपॉजिटरी को मिलेगा और इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। और अब हमारा धमाकेदार स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज। नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स वगैरह बनाती है। जिनको नहीं पता, एक्सप्लोजिव्स डिफेंस के लिए बॉम्ब्स, मिसाइल्स और एम्यूनिशंस वगैरह बनाने में काम आता है। इसके अलावा डिफेंस से भी ज़्यादा ये कंपनी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और माइनिंग वगैरह के लिए एक्सप्लोजिव्स बनाती है। ये इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो डिफेंस के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली दिसंबर 24 में कंपनी को 2039 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा अभी जनवरी 25 में कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 12,700 करोड़ का MOU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी नागपुर में मेगा डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, जो लेटेस्ट वॉरफेयर लाइक ड्रोन्स, UAVs और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर फोकस करे। और नियर फ्यूचर में ही कंपनी का फोकस डिफेंस प्रोडक्ट सेल्स को 14 से 20% तक बढ़ाने पर है। कंपनी का मार्केट कैप 91,000 करोड़ के आसपास है। ये अपने टाइप की एकमात्र कंपनी है, तो जो इसका खुद का PE होगा लगभग वही इंडस्ट्री का PE होगा। कंपनी के रेवेन्यूज में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास है। नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है और इंडिया में 15% अकेले कोल इंडिया से आता है। Q3 FY25 को पास्ट ईयर Q3 के रेवेन्यू से अगर कंपेयर करें तो 38% का इंक्रीज देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में 52% का इंक्रीज है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हर टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी है। कंपनी के पास करीब 4,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स उसके हिसाब से नॉर्मल है। प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है। FIIs ने लास्ट ईयर में स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा कंपनी ने लास्ट मंथ फेब में ही 6,000 करोड़ का डिफेंस से पिनाका मिसाइल का एक नया ऑर्डर रिसीव किया है, जिससे इनकी टोटल डिफेंस ऑर्डर बुक फिलहाल 11,000 करोड़ के आसपास की है। तो ये 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का हमने एनालिसिस किया और हर एक स्टॉक की इन डेप्थ डिटेल्स निकालकर हम आपके सामने लेकर आए। अगर आपको एनालिसिस सही लगा हो तो लाइक ठोको, लाइक और शेयर ठोक लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि आगे भी एनालिसिस करेंगे, वो भी तो देखने हैं। और कहीं कोई ऑब्जर्वेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।